नाज़रीन, इस खूबसूरत प्रोग्राम एक मुलाकात में जो बहुत दिलचस्प और ख़ूबसूरत है, हम आपका खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं और आपको ये बताना चाहेंगे कि आज हमारी खुशबख्ती है कि हमारे स्टूडियो में बहुत मोतबर और बहुत ही मोहतरम शख्सियत, अदब के हवाले से, उर्दू ज़बान के हवाले से पूरी दुनिया में बहुत ही मकबूल और मशहूर शख्सियत, दानिश्वर, मुफ़क्किर, ड्रामा निगार, शायर, अदीब और उर्दू सक़ाफ़त, उर्दू तहज़ीब के अलमबरदार, बहुत अहम नाम और बहुत अच्छे उस्ताद जिनके शागिर्द में ख़ास पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, प्रोफ़ेसर शमीम हनफ़ी साहब यहाँ मौजूद हैं। शमीम हनफ़ी साहब से हम किसी भी मौजू बात करें, अल्लाह ने इनको बहुत खूबसूरत, बहुत मजबूत याददाश्त दी है और बड़ी हैरत भी होती है, और अल्लाह करे कि ये उनकी सेहत, उनकी याददाश्त हमेशा ऐसे कायम रहे। हम चाहेंगे कि वो, आप सब लोग बहुत एहतराम से नाम उनका लेते हैं, बहुत ही मकबूल मोहतरम हैं, आप सब बहुत महबूब हैं। इनका बचपन कहाँ गुज़रा, कैसे गुज़रा? हम सब जानते हैं कि जो अवध का जो तहज़ीब का इलाक़ा है, वहाँ पर एक बहुत मशहूर एडवोकेट के घर में आप परवरिश हुई और सिविल लाइन्स जैसा इलाक़ा होता है, और उर्दू मतलब वहाँ से उर्दू अदब तक का जो सफ़र है वो लगता है कि वो अंग्रेज़ी तब तक इनको जाना चाहिए था। वो सब बातें हम इनसे करना चाहेंगे कि इनके बचपन की कौन सी यादें हैं, वो जो लफ्ज़ नानियों दादियों से सुने, वो जो कहानियाँ क़िस्से सुने, और पूरी जो नशोनुमा इनकी हुई है उसमें उस तहज़ीब का कितना अहम रोल है। और ज़ाहिर है कि वो जो पूरा तहज़ीबी इलाक़ा है, जो विरासत है, वो आपके खून में, आपकी रगों में रची बसी है, और आपने पूरी दुनिया की मसाफत की है और दुनिया में मुख्तलिफ़ इलाक़े देखे हैं, लेकिन आपको अपना वतन, अपना इलाक़ा, अपना शहर और वहाँ से जो विरसे में आपको मिला है डॉक्टर साहब, हम वो जानना चाहेंगे कि हमारे तलबा जानना चाहेंगे कि वो कितना सरमाया आपके पास है, वो कितना कीमती है। अनीस साहब, क़िस्सा ये है कि मामूली से मामूली आदमी, मैं ख़ुद भी मामूली आदमी हूँ, वो तो हमें पता है, जब वो अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेता है जी डॉक्टर साहब, तो सब के लिए उसका बचपन हमेशा दिलचस्प होता है। जी, कोई भी खुद नविश्त या आप बीती आप उठा के पढ़िए, जहाँ बचपन का जिक्र होगा, जी जी, ज़ाहिर है कि वो हिस्सा हमेशा काबिल मुतालिया होता है। यकीनन। मेरा बचपन कुछ अजीब तरीके से गुजरा। मेरे वालिद पुराने अलीगेरियन थे। 1932 में उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से लॉ जी जी, किया था और उसके बाद वो प्रैक्टिस करने लगे थे। सर्रास मसूद का ज़माना था वाइस चांसलरशिप का। जी जी, मियाँजान, यानी मेरे वालिद जिन्हें मैं मियाँजान कहता था, उन्होंने अलीगढ़ से निकलने के बाद एक अखबार भी निकाला, हाँ, अल हफीज़ के नाम से। जी जी जी, और जो उस ज़माने में उनको मुसलमानों के मसाइल से दिलचस्पी थी, एक ख़ास तरह का जहन वो रखते थे, जो अलीगढ़ में उस ज़माने में बेदारी थी सर उस बहुत ज़माने में, आम था। हाँ हाँ, उनके असातिज़ा में जो लोग जिनका वो नाम लिया करते थे, प्रोफेसर हबीब, हिस्टोरियन, ख्वाजा मंजूर हुसैन जो वाह, अंग्रेज़ी के उस्ताद थे, रशीद अहमद सिद्दीकी हाँ, और मुख्तार हामिद अली साहब, और बड़े अंग्रेज़ी के नाम जो थे, असातिज़ा थे, जी ये जी, सब उनके थे। लेकिन मेरे वालिद को मैथमेटिक्स से भी बहुत दिलचस्पी थी। कुछ अजीब बात ये हुई कि मेरी तालीम उन्होंने बहुत आज़ादाना खतूत पर जी उन्होंने जी, उसका खाका बनाया। मुझे बिल्कुल नहीं मजबूर किया कि मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। जी, घर में एक बहुत ही एवरेज मुतवस्सित तबके घराना जो बहुत खुशहाल नहीं था। वालिद मेरे ख़ानदान में पहले आदमी थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल की। जी जी, बाकी लोगों ने स्कूल के सतह तक, किसी ने मिडिल स्कूल की सतह, किसी ने जी हाई जी, स्कूल, ये जी लोगों रवीश ने थी सर तालीम पहले, हासिल की थी। छोटी छोटी या तो मुलाजमतें करते थे या थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। जी जी, 2 गांव थे जिससे हमारा ताल्लुक़ था। ज़ाहिर है कि उनके बुज़ुर्ग जो मेरे वालिद के कहना चाहिए, वो तो लखनऊ के मज़ाफ़ात के किसी कस्बे के रहने वाले थे वो लोग। वहाँ से वो ख़ानदान आके सुल्तानपुर में आबाद हो गया। जी, मुझ पर सिर्फ ये पाबंदी थी कि मगरिब की अज़ान के बाद मैं घर में दिखाई दूँ। अच्छा अच्छा, तो ये था एक थोड़ा सा घर का माहौल। उस ज़माने में वक्त का तयन भी करते हैं, असर बाद गए हैं, मगरिब बाद लौटेंगे, इशा बाद खाना, जी जी जी, हाँ, हर ये चीज़ होता है, था नमाज से। वो मेरी वालदा जो थी वो भी एक मामूली तालीम याफ्ता घरेलू, जी जी, कोई ऐसा वो नहीं था। लेकिन मेरे वालिद चूँकि बड़े रोशन ख्याल आदमी थे, उन्होंने मेरी वालदा को अंग्रेज़ी पढ़ाई। वाह, और ये समझिए कि बचपन में मैं बहुत छोटा था तो वो पर्दा करती थी बाकायदा, जी बुर्का जी, जैसे हाँ, जब वो पहना रिवाज जाता था वो। लेकिन वालिद ने जब उनको अंग्रेज़ी पढ़ाई और कुछ इतना हिसाब पढ़ लिया कि वो सब मुझे पढ़ाने लगी, वाह, तो मुझे कुरान शरीफ भी उन्होंने पढ़ाई। सबसे पहले अल्लमल कुरान, कुरान का जो सबक मिला, हाँ, उस ज़माने में एक ये किताबचा
ये पढ़ाया जाता था बच्चों को, मैंने वो पढ़ा। और ज़ाहिर है कि तो अम्मी जान मेरी पहली उस्ताद थी। जी जी जी। लेकिन ये कि फिर मुझे मेरे वालिद ने मोहल्ले में एक मदरसा था, हाफिज़ औलिया साहब एक साहब वहाँ पढ़ाया करते थे, दिन भर चाय पीते रहते थे और पढ़ाते रहते। बड़ी सुरीली आवाज़ थी उनकी, उनकी तिलावत इतनी अच्छी होती थी, कुरान शरीफ पढ़ाते थे, तो मुझे उनकी आवाज़ में बड़ी दिलचस्पी थी और वो ज़रा बहुत अच्छा लगता था। टाट पर बैठते थे हम, तख्ती होती थी हमारे हाथ में, उसकी पुताई करते थे तख्ती की बाकायदा, जैसे लिखने से चाक से और ये सब तमाशा। तो मेरी इब्तदाई तालीम तो उस तरह की हुई। और जैसे कि मैंने बताया घर में कोई बहुत फरागत तो थी नहीं, लेकिन बहरहाल उजला एक खर्च था और समझिए कि ज़िंदगी भी ऐसी गुजर रही थी, दाल रोटी जिस तरह का कहा जाता है मुहावरतन, वो हमें मैसर था, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक बात जो मुझे याद आती है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वालिद का पेशा चूँकि वकालत था जी। घर में एक अहाता था बड़ा सा मुल्हिक उससे, वहाँ छोटी छोटी चंद कोठरियाँ बनी हुई थी जी। तो मोक्किल जो आते थे वो वहाँ ठहराए जाते थे। अच्छा, उसमें रुकते थे। जी हाँ जी हाँ। और उस अहाते में एक छोटा सा अखाड़ा भी था और एक घोड़े के लिए कुछ गुंजाइश थी वहाँ, तांगा एक था पुराना और वो ज़ाहिर है कि उसमें, तो वो घोड़े साहब जो थे वो वहाँ रहते थे और उनकी जो खिदमत करने वाले साइस थे वो रहते थे। मोक्किल जो आते थे उनमें अक्सरियत हिंदुओं की होती थी। जी जी। तो वो शाम का खाना पकाने के बाद आमतौर पर कंडे पर खाना पकाते थे। जी हाँ जी हाँ। और साहब वो अपना उन्होंने वो, मैं देखता था कि सीताफल की सब्जी और रोटी की छोटी छोटी बाटियां बना करके भूभल में उसको भौरी भौरी टाइप की ऐसी खुशबू निकलती थी उनसे। मेरा बहुत लालच से मैं देखा करता था और चाहता था कि वो खाना काश मुझे भी खाने को मिल जाए। तो रात में वो लोग रामचरितमानस का पाठ करते थे मकसद मिल करके, तो उनकी आवाज़ जो थी मेरे कानों में अब तक गूंज रही है। जाहिर है कि एक अजीब व गरीब सिलसिला था यहाँ आसपास, जो लोग जिस बस्ती में हमारा घर था वहाँ हिंदुओं के मकान भी थे, मुसलमानों के मकान भी थे। उस ज़माने में ये सब तो था सिलसिला कि खाना पीना एक साथ नहीं होता था आमतौर पर, बहुत से गैर मुस्लिम औरतें तो खासतौर पर बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन ये कि तासुब बिल्कुल नहीं था। और हमारे त्योहारों में ईद बकरीद उनका आना जाना, उनके यहाँ दिवाली में होली में हमारा आना जाना, ये सब हुआ करता था। जी जी। छोटा सा शहर, हाँ, उसमें नीम के बेतहाशा दरख्त और उन दरख्तों के बीच से गुजरती हुई एक कच्ची सड़क जिस पर शाम को छिड़काव होता था। म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती थी, उसमें आगे एक भैंसा बंधा हुआ, पीछे सुराख, उससे पानी गिरता था, ऐसी खुशबू आती थी। और पेट्रोल की बू से तो हम तकरीबन नाआशना थे, लेकिन वो जाने हैं परफ्यूम की तरह अच्छी लगती थी वो। और ये कैफियत जब कोई कार हमारे यहाँ से, इक्का दुक्का गाड़ियाँ थी शहर में लोगों के पास, एक डॉक्टर थे गायबन उनके पास थी, एक आध और ऐसे ही, तो कभी गुजर जाती थी तो हम फौरन भाग के जाते थे और वहाँ उसकी पेट्रोल की बू कुछ देर तक हमें अच्छी लगती थी। ये नई चीज़ थी इसलिए शायद। बाकी ये था कि उस शहर की अपनी एक तारीख थी। मैंने वहाँ के गजेटियर में जो तारीख पढ़ी है, ज़ाहिर है कि तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि कुछ बुज़ुर्ग वहाँ के मशहूर थे जो सूफ़ी थे और ये थे। एक साहब के बारे में ये रवायत मैंने सुनी कि बहादुर शाह ज़फ़र के ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। एक बुज़ुर्गों को मैंने देखा जो वहाँ उस ज़माने में कोई साहब थे, बाकायदा कहा जाता था उनके पास एक कुछ इस तरह का इल्म है, मुस्तक़बिल बता देते हैं। जी जी जी। तो मैं ज़ईफ़ुल एतक़ाद तो कभी नहीं रहा, लेकिन इन चीज़ों से मुझे दिलचस्पी बहुत रही है हमेशा। तकरीबन 10 बरस की उम्र तक समझिए कि मैं अकेला रहा घर में। जी। आप सबसे बड़े थे ना भाई बहनों में शायद? मैं जी हाँ सबसे बड़ा हूँ अपने भाई बहनों में, 3 बहन और 3 भाई। जी। वालिद का मामला ये था कि वकालत थी उनकी और शायद बहरहाल शहर के कामयाब की उनका शुमार होता था। दबंग बहुत थे वो। अच्छा। और बहुत वजीह आदमी थे और उनका खाका मेरे एक उस्ताद ने लिखा है, बल्कि वो यहीं दफन है हैदराबाद में, दरगाह यूसुफैन में। मेरे वालिद के बारे में उनका ख्याल था बहुत जामज़ेब इंसान थे, हमेशा सफ़ेद सूती लिबास पहनते थे, शेरवानी, टोपी, कुर्ता, पायजामा, ये ज़िंदगी भर इसी लिबास में मैंने उनको हमेशा देखा। अच्छा, मुल्क उस वक्त तकसीम नहीं हुआ था। जब मैं छोटा था तो समझिए कि उस वक्त अंग्रेज़ वहाँ का डिप्टी कमिश्नर, मुझे वो भी याद है। और शहर में कर्फ्यू का लगना और फिर ये कि उस ज़माने में जो हंगामे हुआ करते थे, जद्दोजहद आज़ादी और ये सब मैं देखता रहता था घर में, क्योंकि मैदान का रुझान सियासत की तरफ था। वालिद का मेरे अखबार भी एक निकाला कुछ दिनों तक, वही अल हफीज़। तो वो इस तरह के लोगों का आना जाना तो मैंने अपने घर में
इत्तेफाक से ऐसे लोगों को भी देखा जो कम घरों में जाते हैं, मसलन गवर्नर सूबे का आया तो वो चला आया, या कोई वजीर साहब आए वो चले आए, और ये सब हुआ तो कभी कोई ना कोई ताल्लुक़ उनका होता था इससे, या कि वही एक बहरहाल वो कि इस मामले में थोड़े से दबंग थे, तो आज़ादी के बाद जो मुसलमानों की जायदादों पर कब्जा हुआ, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और ये सब, तो हम जिस घर में रहते हैं अब उसके आधे हिस्से में कोर्ट भी था, यानी किराए पर दिया गया था। तो कस्टोडियन का कोर्ट आज़ादी के बाद वहीं कायम हुआ, ऊपर मजिस्ट्रेट रहते थे, नीचे आधे घर में हम लोग रहते थे। तो मियाँजान जो थे वो एक अजीब व गरीब उनकी ज़िंदगी से, उनको वकालत पढ़ी थी उन्होंने, लेकिन अलीगढ़ में रहे थे तो अलीगढ़ के माहौल का बड़ा गहरा असर था उन पर। अपने साथ लाए होंगे। और फिर उनके साथ ये था कि एक हिंदुओं से ताल्लुकात, बेतासुबी बहुत थी उनके यहाँ। मुझे याद है कि मुझे बचपन में जब 7वीं 8वीं क्लास तक मुझे वो हर महीने एक रीडिंग लिस्ट दिया करते थे किताबों की। जी। और उनमें वो किताबें, तो उनमें ज़ाहिर जो वही किताबें होती थी अंग्रेज़ी की या उर्दू की। वो मैंने सबसे पहले आपके नाना कहना चाहिए मौलाना हसन जरसूरी साहब की तारीख़ुल उम्मत इब्तदाई किताबों में है जो मैंने पढ़ी। तारीख़ुल उम्मत, क़सस हिंद, मोहसिन आज़ाद की, ये बिल्कुल शुरू की किताबों में जो मैंने पढ़ी। और उसके बाद ये कि मैंने उस ज़माने में चूँकि अम्मी जान को भी पढ़ने का शौक़ था, ये रसाले घर में आते थे, निगार और जमालिस्तान और खातून मशरिक़, तारीख़ तहज़ीब निस्मा और क्या क्या पर्चे, ये सब खुद हम लोगों ने बचपन में ये सब, तो एक माहौल बहरहाल मिल गया था। तो ये मेरे लिए अजनबी अदीबों का भी आना जाना था एक हद तक। मजरू साहब रहने वाले हमवतन थे और मेरे वालिद से बहुत छोटे थे उम्र में। तो बल्कि मजरू साहब ने एक इंटरव्यू में जो रेडियो पर रिकॉर्डेड है, टेलीविज़न पर, उसमें मुझसे कहा कि तुम्हारे अब्बा ने मेरा तखल्लुस रखा था। पहले उनका तखल्लुस असरार ही करते थे तखल्लुस। तो मियाँजान ने कहा इसमें नसरियत बहुत है, प्रोज़ाइक है, तो तुम कुछ और वो रख लो। तो अब जो तखल्लुस है, मालूम इस नाम का वो शायर मशहूर है, इस नाम का वो शायर मशहूर है, 19वीं सदी का, 18वीं सदी का। ज़ाहिर है भाई दिल जिगर कोई चीज़ से छोड़ी नहीं तखल्लुस शायरों ने, हर चीज़ तखल्लुस के तौर पर, जिगर मुरादाबादी और दिल लखनवी और फला। तो मजरूह साहब का युवा क्या, तो मालूम होगा मजरूह लफ्ज़ पता नहीं इनके किसी शेर में आया था। मियाँजान ने कहा कि भाई ये ठीक है, एक मीर मेदी मजरूह का नाम मशहूर है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि बहरहाल मजरूह साहब ने ये उस ज़माने में नज़में कहा करते थे। ये मुझे याद है बचपन में जब मैं छोटा था मेरे घर भी आते थे ये। 4-5 साल की उम्र के बाद के वाक़यात मुझे याद हैं। पहली फिल्म भी याद है जो मैंने अपने वालिद की गोद में बैठ के देखी थी। गोद में बैठ के देखी, मजमा वो फिल्म थी, और जिसमें अशोक कुमार ने एक गीत गाया था, नज़र कुछ आ जैसा आ रहा है, कोई दिल में समाया जा रहा है। ये था, मेरी उम्र 4 साल की रही होगी उस वक्त। तो ये सारा सिलसिला बहरहाल वो था। तो मजरूह साहब आते थे, बड़े वजीह आदमी, बड़े खूबसूरत आदमी थे, और काली शेरवानी में तो ऐसे अच्छे लगते थे, गोरे खूबसूरत थे सर। और ये और भी शहर के शायर थे। हमारे यहाँ देही ज़बान में शेर कहने वाले भी थे। मसलन एक शायर थे, इर्तज़ा साहब उनका नाम था, और वो शुरू में उनका तखल्लुस बौखल था, बौखल। फिर उन्होंने अपना तखल्लुस जिगर साहब की शागिर्दी अख्तियार की। जिगर साहब बहुत आते थे हमारे वतन, और तो उन्होंने फिर अपना तखल्लुस रख लिया देसी, जिगर साहब के मशवरे से। जब आज़ादी मिली तब भी उन्होंने एक नज़्म कही थी जो मुझे याद है, अब तक मुझे याद कराई थी उन्होंने। और वो नज़्म थी कि ज़ारे स्कूली गधेरो आज तो चांदी कटे, पव्वा पव्वा भर मिठाई सब गधेरन का बटे। तो इस तरह की ज़बान में वो शेर कहते थे। हाँ मुला बहसत रहे ऐसा चिरागुद्दी वकील, जैसे कपड़ा की मसीनी में चले तागा के रील। लेकिन कैसे अच्छे शेर भी कहते थे। इसी में एक कैफियत, शाम पर एक नज़्म थी उनकी, आकाश के राजा की पगिया कुछ धूमल धूमल होवत है, एक नींद कमाती देवी है, कुछ जागत है, कुछ सोवत है। अच्छा, जब वो पढ़ते इतना अच्छा लगता था, मुझे अब भी उनकी शक्ल याद आती। तो उस ज़माने हमारे शहर में शेरवानी का रवाज बहुत था, हिंदू भी पहनते थे, मुसलमान तो सभी पहनते थे। अब तो सब ढूंढे से लखनऊ में नजर कम आती हैं, मतलब हैदराबाद में तो फिर भी बहुत दिखाई दे जाते हैं। यानी किसी जलसे में देखता हूँ बुजुर्ग लंबी शेरवानी और उनकी तकरीबात में तो बहुत पहनते हैं, टोपियां पहने हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मंजर। मुझे अपना वो लखनऊ में कभी कभार अमीनाबाद की तरफ दिखाई देते हैं लोग। उस जमाने में ये रवाज आम था। तो पूरा कल्चर जो था, कल्चर का इतिहास ये कहना चाहिए कि वो एक तरीके से इंडो मुस्लिम कल्चर था, जिस पर मुसलमानों की तहजीब की बहुत गहरी छाप थी। और जाहिर है कि वही हमारी बुनियादी तहजीब रही है, हिंद इस्लामी तहजीब जो है। हिंद इस्लामी से मुराद ये कि मजहबी मानों में इस्लामी नहीं, बल्कि इंडो मुस्लिम कहना चाहिए। वो तहजीब हिंदुओं के यहाँ भी जिसका रवाज रहा। फिराक साहब आते थे, मेरे घर भी आते थे। तो आपका रिश्ता बहुत गहरा हुआ था इलाहाबाद में। जब इलाहाबाद में तो मेरे उस्ताद थे और वो मेरे घर भी तशरीफ़ लाए। तो बल्कि जब आते थे, तो मैंने उनसे पहली बार भी जब आए तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए फ़राख साहब,
वो कहने लगे मैं तुम्हारे घर में ठहर जाऊँ। मैंने कहा नहीं, आप घर में मेरे ठहर नहीं सकते, आप रहेंगे वहाँ, रात में आपके क़याम का इंतजाम कहीं और होगा। उसका तो कि मेरे यहाँ सख्तियाँ पाबंदियाँ बहुत हैं जी, ज़ाहिर है मेरी वालदा वो तो समझ गया। तो ये सब था सिलसिला। तो यानी कोई एक तरह की मौलवियत तो न कहिए, कोई बोल रही थी कि बहरहाल एक मजहबी माहौल तो था घर में, इसका सबका नमाज। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी याददाश्त जो है उसमें खुदा मतलब इतना लोग नज़र लगाते हैं और इतनी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि आप मतलब जिस तरह की अल्लाह ने आपको जहानत दी है, जहानतों का आप जो है मुजस्मा है, याददाश्त आपकी गज़ब की है, गज़ब, रश करते हैं लोग। आपको कब एहसास हुआ, कभी घर में कभी आपको लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि इसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, इसकी जो है वो अदब के तई उसका झुकाव है, मतलब ऐसा आपको कब फील हुआ था? कब वक्त तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये याद है कि मैं जब बहुत छोटा था, यानी मैं समझिए आज़ादी से पहले की बात है ये, आज़ादी के वक्त मेरी उम्र 9 साल की थी 47 में तकरीबन। तो उससे पहले की बात है कि मुझे नज़में बहुत याद थी जी। तो एक तो ज़ाहिर है कि घर में अम्मी जान में उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, बड़ी पुरसोज आवाज़ में वो मीराज शरीफ होती थी घर में पढ़ती थी, या कभी वो किताबों से नसर की इबारतें इस तरह की मजहबी किताबों से, और फिर एक अशार जो पढ़ा करती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी आवाज़ अब तक मेरे कानों में गूंजती है। और मियाँ जान जो थे वो मुक़र्रिर भी थे, उर्दू में भी तकरीर करते थे, अंग्रेज़ी भी अच्छी बोलते थे। और एक तो मुझे नज़में दोनों ने बहुत याद कराई, मेरे वालिद ने भी और मेरी वालदा ने भी। और वो हमेशा कहते थे मियाँ जान कि भाई ये नज़में तुम याद करो, इससे जोश की है, या इकबाल की है, या हाली की है, या अकबर इलाहाबादी की है, वो फलां। मुझे चीज़ें मैंने कभी रटी मिटी नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पढ़ने से याद हो जाती थी। खुदादात आपको और अब भी ये सूरत हाल है कि मुझे अशार बहुत याद हैं। जी। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि भाई मैंने तो कभी सुन के बाकायदा रटाई तो नहीं की इनकी। तो हाफजा तो एक अजीब व गरीब चीज़ है, कभी कभी अजाब भी होता है। मैं कभी कभी अपने हाफजे से डरने भी लगा हूँ, इसलिए कि ज़ाहिर है कि अच्छी बात हो या बुरी बात दोनों याद रहती हैं। मुझे शर्मिंदा करने वाली बातें मुझे याद रहती हैं, जो ज़्यादतियाँ मैंने लोगों के साथ की वो भी याद रहती हैं। नहीं, खैर आपने कभी ज़्यादती नहीं की, ये भी है। और बहरहाल लेकिन ये कि अच्छी बात ये हुई कि जो कुछ पढ़ा था वो भूले नहीं। जी। तो इसलिए ये हुआ कि बचपन से समझिए कहानियाँ, किस्से, नज़में, गीत। अच्छा, मुझे लोकगीतों से बहुत गैर मामूली दिलचस्पी है। वो आज भी आप में बहुत है। आज भी है मुझे। और मैं तो जब दशहरे इसमें के मौके पर या दिवाली के मौके पर हमारे यहाँ बड़ी रौनक होती है। जैसे उस ज़माने में मुहर्रम में भी बड़ी रौनक हुआ करती थी। और मसलन दहे में जो ताशा बजता था, दहे रोए जाते थे, गाए जाते थे। तो वो तो मैंने बाज़ औक़ात ऐनी आपा से हमारे ताल्लुकात आपको बहुत रही है, तो मैंने उनको बहुत से दहे सुनाए, तो जिनका इस्तेमाल उन्होंने अपने नावल गर्दिश रंग चमन में भी किया है उसी से। तो वो मुझे अच्छे लगते थे। तो ये एहसास तो मुझे बचपन ही से हुआ कि शायद मुझे चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। मैंने टेक्स्ट बुक्स में जो टैगोर की कहानी पढ़ी, या टैगोर ने जो अपनी नाइटहुड वापस की थी कि जलियांवाला बाग के बाद वाक़े के बाद, तो वो मुझे पूरा अब तक वो ख़त याद है, तो जो पढ़ा था उस वक्त। तो ये चीज़ें याद हो जाना पता नहीं ये खूबी है या ख़राबी है, लेकिन ये कि ये रहा मुझे। तो मेरे ख्याल में 5-6 साल के बाद की तो सारी बातें याद हैं। जी। हद तो ये कि अजनबियों की आवाज़ें तक याद हैं। बहुत इस बात पे लोग हर आदमी कहता है कि कोई बात पूछनी है तो पंडित रामनाथ त्रिपाठी रहा करते थे, सुल्तानपुर में रहने वाले थे, जौनपुर के थे, हिंदी के मशहूर शायर। जी, बहुत बड़े शायर थे, जिन्होंने गांधी जी के मशवरे पर लोकगीत जमा करने का काम उर्दू वालों में देवन सत्यार्थी ने, हिंदी वालों में रामनाथ त्रिपाठी ने शुरू किया था। उर्दू वालों ने तो कदर नहीं की, इस तरह की बातों की कम करते हैं वो कदर। देवेंद्र सत्यार्थी की भी वो कदर नहीं हुई जो की जानी चाहिए थी। अब तो खैर रिवाइवल उनका हुआ है, JNU के एक तालिब इल्म ने उन पर किताबें मरतब की हैं उनकी चीज़ें। तो रामनाथ त्रिपाठी रहते थे, तो उनका तो घर हमारे स्कूल के रास्ते में पड़ता था। हम जाया करते थे वहाँ कभी कभी, और अमरूदों का दरख्त है उससे अमरूद चुरा लिए कुछ, या कभी बेर का दरख्त उससे बेर तोड़ लिए। ये सब तमाशे हुआ करते थे। तो उनकी जो नज़्में उस ज़माने में सुनी बचपन, उनकी शक्ल भी अब तक याद आती है। बड़े खुश शक्ल आदमी थे, सफ़ेद खद्दर की धोती और कुर्ता और टोपी लगाए हुए, और साहब वो थे। क्या ज़माना था भाई, वो तो बहुत अजीब व गरीब। तो वो सब चीज़ें याद आती हैं। डॉक्टर साहब, वो जो पूरे बचपन का जो माहौल था, जो इतना खूबसूरत आप बता रहे हैं कि आपके वालिद जो थे शहर के वकील थे और उनके मौकिल वाक़े रहते थे वहाँ पर, और वो लोग अपने हाथ से खाना बनाते थे और वो रामायण पढ़ते थे या हिंदू माइथोलॉजी की चीज़ें वो आपके यहाँ आंगन में आपकी आवाज़ आती थी। और फिर वो जो दशहरा, दिवाली, ये सब चीज़ें जो आप इतने सेकुलर जो मशहूर हैं,
इन सब चीज़ों का असर आपने लिया है या अपने आप ही मतलब आपके मुताले से हुआ है या आपका जहन ने ऐसे किया या उस बचपन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है? टैगोर का एक लेक्चर है 1906 ईस्वी का, जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने दिया था। जी जी। आज अगर वो लेक्चर देते तो उनके खिलाफ हंगामा हो गया होता। हाँ सर, बिल्कुल। उस लेक्चर में उन्होंने कहा था कि नेशनलिज्म एक बेहुदा नजरिया जी है। जी, अभी कुछ आया भी था अखबार में उसको लेकर, मैंने अभी एक आर्टिकल आया है। पाकिस्तान गया था, वहाँ मैं लेक्चर दिया मैंने इन पर, डॉक्टर सैयदुल्लाह मेमोरियल लेक्चर पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ भी मैंने ये बात कही। मैंने कहा देखिए ये जज्बे मामूली जज्बे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा, इनको ज़रूरत ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। जी। अच्छी चीज़ है जहाँ आप जिस घर में पैदा होते हो उस घर से आपको मोहब्बत हो जाती है तो वो तो एक अलग सिलसिला है। लेकिन ये कहना कि दूसरा घर हमारे घर से ख़राब है, हाँ, और ये क्या बात है जब चाहे, या दूसरे के बच्चे हमारे बच्चों जैसे नहीं है, ये क्या बातें हैं? दयानतदारी सोची है मेरे वालिद, मालूम हुआ कि साहब उनसे बड़ा किसी और के वालिद नहीं, ये सब क्या बातें हैं? तो ये सब, मुझे तो इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि मुझे मजहबी कट्टरपन या इस तरह की चीज़ों से मुतलक दिलचस्पी नहीं है, और ये ज़ाहिर है कि मैं हमेशा इन चीज़ों का मुखालिफ रहा हूँ। और मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ 1977 में इंतकाल हुआ उनका, अनीस साहब, उस सुबह हर रात सोने से पहले वो कुछ पढ़ते ज़रूर थे। उनके सरहाने दो किताबें रखी हुई मिली, एक तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन की, रात में शायद 2-1 सफ़े उन्होंने पढ़े होंगे, और एक किताब कशफुल महजूब शेख अली हजवेरी की, ये किताब रखी हुई थी। मुझे जब बचपन में जब मैं स्कूल में पहुंच गया था 9वें-10वें में, तब उन्होंने ये किताबें जो ला करके दी पढ़ने के लिए, उसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी थी। वाह वाह वाह। और वो मुझसे उन्होंने कहा कि ये भी पढ़ना तुम, और मैंने वो पढ़ा। फिर कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी मैंने पढ़ी। उस ज़माने चाइनीज़ लिटरेचर, रशियन लिटरेचर बहुत पॉपुलर था, हम लोग बहुत सस्ता मिलता था, खरीदते थे, पढ़ते थे। तो ये सब रहा है। अव्वल तो मेरे जहन में यह है कि इंसान बुनियादी तौर पर, ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात एक बहुत छोटी सी ज़मीन हमारी। एक देखिए, एक मुफक्किर जो हमारे ज़माने में, अभी शायद उनका इंतकाल हुआ, कार्ल सैगन, आपने नाम सुना होगा उनका इंतकाल हो गया। उनकी एक तकरीर है द पेल ब्लू डॉट, उसका नाम है। उस तकरीर में उन्होंने ये कहा है कि साहब, इस पूरी कायनात में इतनी अजीमुशान है ये, इतनी मुहीब और इतनी, कि उसमें हम कहाँ हैं, कुछ हम, यानी कोई हैसियत ही नहीं है। ऐसे ही जैसे एक बहुत बड़ा सहरा, उसमें रेगिस्तान के इतने जर्रे हैं, हम तो एक छोटे से जर्रे पर आबाद हैं। पेल ब्लू डॉट यानी हमारी ज़मीन जो है। फलकियात के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि एस्ट्रोनॉमी इंसान में एक तरह की का इंकिसार पैदा करती है, क्योंकि तब हमें मालूम था कि हमारी कोई बिसात नहीं है। उसी ज़रा सी जगह पे सारे पैगंबर, सारे ऋषि मुनि, सारे बादशाह, सारे बदमाश, सारे नेक लोग, सारे मोहब्बत करने वाले, सारे नफरत, लड़ाइयाँ करने वाले, सारे आमिर, सब वहीं पैदा हुए हैं। और कितनी मुख्तसर सी ज़िंदगी होती है वाकई। लेकिन ये कि ये तो मेरे जहन में तो ये हमेशा होता है कि दुनिया ही बहुत छोटी है, तो चल जाए कि हम इसको अब उसको भी हिस्सों में बांटें, ये हमारा मुल्क है, तुम्हारा मुल्क है, हमारा शहर वो तुम्हारा शहर, ये हमारा इलाका वो तुम्हारा इलाका। मेरे जहन में खुदा का शुक्र है, इसीलिए आपके बारे में पूरी दुनिया को जानती है। अच्छा साहब, आपने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत अहम किताबें लिखी, हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी किताबें जो हैं सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं। उन सब के साथ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि आपके बचपन से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, आपने उसके अलावा बच्चों के लिए कई किताबें लिखी हैं। नेहरू की किताब आपकी, इंदिरा गांधी की किताब है, फेरी टेल्स पे भी आपने किताबें लिखी। तो ये जो आपने, मतलब हर बड़ा जो जहन है वो तभी बड़ा माना जाता है जब वो बच्चों के लिए भी कुछ तख्लीक के लिए वक्त निकाले, और आपने काफ़ी किताबें लिखी है। ये क्या सिलसिला था, कैसे आप राग़िब हुए? देखिए, एक तो ये कि मुझे चूँकि ज़बान कम आती है तो मुश्किल ज़बान मेरी समझ में नहीं आती। जी। और मैं अब भी समझता हूँ कि आसान ज़बान लिखना, आसान ज़बान में बातें करना मुश्किल काम है, और वो ज़्यादा कहना चाहिए कि मुश्किल काम है। और ज़बान की खिदमत उन लोगों ने ज़्यादा की है जो आसान ज़बान लिखते हैं। मौलवी अब्दुल हक ने ये बात कही थी कि एक हिंदू ने उर्दू की जैसी खिदमत की किसी मुसलमान से मुमकिन नहीं हो सका। किस बिना पर कि भाई मुंशी प्रेमचंद मुश्किल उर्दू भी लिख सकते थे। असरार मुआबिद जो एक नावल उनका अधूरा है, उसमें मुश्किल उर्दू लिखी। सरशार का बहुत असर है उन पर, दास्तानों का बहुत असर है। लेकिन जो ज़बान उन्होंने अपनी कहानियों में लिखी, गौदान में जो लिखी, अपने मज़ामीन में जो लिखी, कितनी पाकीज़ा और कैसी ज़बान है। आप देखिए मोहम्मद हसन आज़ाद की ज़बान आप देखें जी, और आप ये देखें कि इल्मी किताबों का मामला अलग होता है कि इल्मी किताबों में तो आप ज़ाहिर इस्तिलाहों के बगैर काम नहीं चलता आपका बुक, लेकिन ज़िंदगी भर तो आदमी हर वक्त तो इल्मी किताबें, गुफ्तगू में भी अगर वही आदमी वो ज़बान बोलना शुरू कर दे, मुक़फ़्फ़ा और मुसज्जा और ये सब, तो कैसा लगेगा। और हमारे यहाँ कैसी कुदरत लोगों को रही रहा है इंशा की, इंशा को उर्दू के उस मुहावरे और रानी कीर्ति की कहानी में जो ज़बान लिखी, क्या खूबसूरत है।
लेकिन एक हमारे यहाँ एक ये रुझान जो होता है तो ज़बान, तो मुझे बच्चों के अदब का मामला ये भी मेरे दिल में उन लोगों की कदर बहुत है जिन्होंने बच्चों के लिए लिखा है। मैंने आपसे कहा कि भाई तारीख़ुल उम्मत मुझे शुरू में पढ़ाई गई, बचपन में पढ़ाई गई। मौलवी शफीउद्दीन नैयर की किताबें, जब मैं जामिया पहुंचा उस वक्त वो हयात थे और उसी महल्ले में रहता था, जाके वहीं रहा मैं करीब, तो मैं जाके उनसे मिला और वो उसके बाद उनकी खिदमत में मैंने सबसे पहले हाजिरी उनकी, डॉक्टर आबिद साहब सबसे पहले जाके इन लोगों से मिला था, मुझे वहीं पास रहते थे। तो मैंने उनकी किताबें, तो मेरे दिल में तो इज्जत बहुत है इन लोगों की। अच्छा, और हमारे यहाँ समझा जाता है कि वो आदमी जो कुछ बच्चों के लिए कुछ बेवकूफ़ी की बातें कर दीजिए, कुछ इधर कुछ भूत प्रेत की बातें कीजिए, वो बच्चों की किताब, ऐसा नहीं है। एहतशाम साहब मेरे उस्ताद थे, सैयद एहतशाम हुसैन, जब वो अमेरिका गए, रॉकफेलर फाउंडेशन उनको फेलोशिप मिली थी, तो लंदन होते हुए, इंग्लिस्तान होते हुए गए थे, रिचर्ड से मिलने के लिए गए, तो उन्होंने अपनी मुलाकात का हाल अपने सफ़रनामे में लिखा भी है, साहिल और समंदर में, मुझे बताया भी ज़बानी। उन्होंने कहने लगे कि मैंने रिचर्ड्स ने कुछ लकड़ियाँ जमा की, सर्दी बहुत पड़ रही थी, आतिशदान में उसने आग जलाई, बैठ के बातें की, मेरे लिए कॉफ़ी मंगवाई, उन्होंने कॉफ़ी पिलाई मुझे। तो मैंने पूछा आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आजकल मैं डायलॉग्स ऑफ प्लेटो बच्चों के लिए लिख रहा हूँ। वाह। तो बच्चों के लिए से मुराद ये है कि बच्चों के लिए आप बड़े से बड़ा ख्याल, बड़े से बड़ी वारदात, उसका बयान भी कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए तो लिखना मेरे लिए ख्याल में बहुत, और ख़ुद आप बहरहाल ड्रामे लिखते हैं और ये देखते हैं, तो भाई इंसान की ज़िंदगी जो है एक तरह की अदाकारी करते हुए गुजर जाती है। कभी अदाकार अपने रोल में होता है, कभी किसी दूसरे किरदार के रोल में होता है, और जाहिर है कि तो ज़बान जो बोलता है, जो लिखता है, वो आम बोलचाल की ज़बान है। तो बच्चों के अदब से दिलचस्पी तो रहनी चाहिए। मुझे पॉपुलर लिटरेचर से भी उतनी ही दिलचस्पी है, यानी वो अदब जिसको पढ़ना बाज़ लोग समझते हैं कि साहब ये हमारे मेयार का अदब नहीं है, मुझे वो सारे मुसन्निफ़ अच्छे लगते हैं। मतलब इब्ने सफ़ी के आप भी आशिक रहे हैं? इब्ने सफ़ी तो बहुत पसंद रहे हैं साहब मुझे। जो गुफ्तगू आज हुई है, ज़ाहिर है कि ये हमारे जो यूनिवर्सिटी के तलबा हैं और जहाँ तक भी जाएगी ये गुफ्तगू, वो ज़ाहिर है कि मुस्तफ़ीद होंगे, और ये बहुत ही अहम बातें आपने ख़ास से गालिबन बचपन के हवाले से इतना तफसील से बहुत कम आपने कभी मौका मिला हुआ, क्योंकि आप तो बड़े बड़े अहम सेमिनार्स में बहुत अहम संजीदा बातों पर ही वो होता है मरकूज़। और ये हमारे लिए नाज़रीन, ये बहुत खुशी की बात है कि प्रोफेसर शमीम हनफी साहब ने वक्त दिया, बहुत कीमती वक्त दिया, वो हमारी यूनिवर्सिटी में आएंगे एक बहुत अहम काम के सिलसिले में, और उनका सिलसिला जो है हिंदुस्तान की तमाम जो अहम यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें किसी न किसी एक बहुत ही अहम ज़िम्मेदार हैसियत से रहा है, प्रेसिडेंट नॉमिनी की हैसियत से भी रहा है, एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी रहे, और हमारी इस मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ भी आपकी वाबस्तगी रोज़े अव्वल से है। मैं इदारे की तरफ से और इस खुसूसी प्रोग्राम सुनने वालों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।